कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शादी के 8 साल बाद भी मैं और मेरी पत्नी निसंतान थे। शादी के 4 साल बाद हमने बच्चा करने की सोची, इसलिए प्रेगनेंसी रोकने की सारी रोकथाम बंद कर दी। 2 साल के इंतजार के बाद जब बच्चा नहीं हुआ तो हमने डॉक्टरी परामर्श लिया। डॉक्टर ने सब कुछ सही कहकर हमें इंतजार करने का सुझाव दिया। सारे वैद्य हकीम टोने टोटके करने के बाद भी हम संतान सुख से वंचित थे। मेरी पत्नी रेखा बच्चे की टेंशन में धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही थी। मेरा टाइम तो बाहर कारोबार देखने में निकल जाता, मगर रेखा अकेली घर पर पड़ी पड़ी बच्चे के ख्याल से निकल नहीं पा रही थी। रेखा का ध्यान रखने के लिए मैंने एक मेड अनीता को रख लिया, ताकि रेखा का मन भी लग जाए और रेखा की काम में भी मदद हो जाए। अनीता महज 18 साल की थी, मगर उसके काम करने का सलीका और रेखा की देखरेख ने हमारा दिल जीत लिया। रेखा भी अनीता से खूब घुल मिल गई थी। अनीता के आ जाने से रेखा के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अनीता खाली टाइम में किसी से फोन पर बात करती रहती है और हमें देखकर झिप जाती है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद आसपास के लोगों से पता चला कि अनीता का चाल चलन ज्यादा ठीक नहीं है। मैंने रेखा से इस बारे में बात की तो उसने अनीता को काम से हटाने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे मैं अनीता का बदलता व्यवहार देख रहा था। अनीता मेरी जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक अनीता मेरे आसपास ही मंडराती रहती। अनीता मुझे छूने की कोशिश करती, कभी मेरे बालों में हाथ डालकर बोलती, साहब आपके बाल तो सफेद होते चले जा रहे हैं, इन्हें डाई कर लो। कभी मेरे पेट को छूकर बोलती, साहब पेट निकल गया है, खाने पीने का ध्यान रखो। एक मर्द की आंखों से औरत के दिए संकेत कहाँ ही छिप सकते हैं। अनीता के दिए सारे इशारे समझ रहा था, मगर मैं अपनी रेखा को किसी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अनीता से दूरियां बनाकर रखी। लेकिन अनीता मेरे पर अपने हुस्न का जाल फेंकती रही। मैं भी कब तक बसता। धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता चला जा रहा था। फिर अपने आप पर कुछ गुरूर भी हो रहा था कि 18 साल की लड़की मुझ 40 साल के आदमी पर फिदा हो रही है। एक रोज रेखा सुबह मंदिर गई तो अनीता मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गई और मेरे बदन पर हाथ घुमाने लगी। मैंने अपने आप पर किसी तरह काबू किया और अनीता को डांटकर कमरे से बाहर भेज दिया। अनीता गुस्से में तिलबिला गई और मुझे नामर्द बोलकर चली गई। उसके शब्द मेरे सीने में किसी तीर की तरह लगे और सारा दिन मैं किसी हारे हुए शिकारी की तरह महसूस कर रहा था। अगले दिन रेखा के मंदिर जाते ही मैं अनीता को खींचकर कमरे में ले आया। क्या बोल रही थी? नामर्द, चल तुझे अभी दिखाता हूँ क्या होता है नामर्द। गुस्से के आवेग में मैं सब कुछ भूलकर टूट पड़ा अनीता के ऊपर। अनीता ने इस सब का जरा भी विरोध नहीं किया। रेखा के आने से पहले ही मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंच गया, मगर अपनी की हुई गलती का पछतावा बार बार हो रहा था। मैं अनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, मगर वह मदमस्त घर में घूम रही थी। 1 महीने बाद अनीता मेरे पास आई। साहब मुझे महीना नहीं आया, मैं पेट से हूँ। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें दवा ला दूंगा, खा लेना। नहीं साहब, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। नहीं गिराओगी तो किसका नाम दोगी? इसे आपका नाम दूंगी। साहब चुप करो, तुम मेरी समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं कभी इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, सुन रही हो तुम? ठीक है, तो मैं आपकी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। देख अनीता, तू इस बच्चे को जन्म दे, उसके बाद मैं और रेखा तेरे बच्चे को गोद ले लेंगे, तब मैं इस बच्चे को नाम दूंगा। कभी अपने आप से नहीं बताएगी तू कि ये बच्चा मेरा है। उसके बदले तुझे मैं अपना जनकपुरी वाला फ्लैट दूंगा। बता मंजूर है? अनीता खुशी खुशी मान गई, मगर रेखा ने बच्चा गोद लेने की एक शर्त रखी कि बच्चा गोद लेने से पहले हम मेडिकल जांच कराएंगे। अगर उसमें कोई कमी निकली हम तभी बच्चा गोद लेंगे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने रेखा से जब ये बात बताई तो वो मुझे हैरान भरी नजरों से देख रही थी कि कैसे कोई मर्द अपनी नापुंसकता की रिपोर्ट इतनी खुशी खुशी बता सकता है। और अनीता को जब ये बात पता चली तो वो हमारे शहर से हमेशा के लिए गायब हो गई, क्योंकि वो बच्चा मेरा था ही नहीं। किसी और के बच्चे को अनीता मेरे सर मंड रही थी।